चलो बच्चों, तो आज नहीं, कल हमने स्टेट फंक्शंस तक पढ़ लिया था। स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं वो भी हमने देखा है ना। और जो स्टेट होती है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, वो हमने देखा। तो स्टेट फंक्शंस क्या थे, जिनकी वैल्यूज़ जो थी वो सिर्फ और सिर्फ किस स्टेट पे सिस्टम है उस पर डिपेंड कर रहा है ना, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। बीच में क्या स्टेट थी, किस तरीके से वो दूसरी वाली स्टेट में पहुंचा, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। लेकिन जो दूसरा है दैट इज़ कॉल्ड पाथ फंक्शन, ठीक। पाथ फंक्शन शायद मैंने बता दिया होगा, लेकिन अगर नहीं भी बताया तो उसको दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। पाथ फंक्शन क्या होते हैं, जो कि पर्टिकुलर पाथ क्या फॉलो किया गया है उस पर डिपेंड करता है। इसका एग्जांपल मैंने कैसे दिया, मैकेनिक्स से, है ना। तुम्हारी जो फिजिक्स में 11th स्टैंडर्ड में जो मोस्टली तुम्हारा फिजिक्स में है दैट इज़ मैकेनिक्स ओनली। तो उसमें एक पर्टिकुलर पोर्शन है जिसमें तुम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों चीज़ों को डिफाइन करते हो। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो दैट इज़ अ स्टेट फंक्शन। हम कहीं से भी पूरा ब्रह्मांड घूमने के बाद आज यहाँ से एग्जैक्टली 1 किलोमीटर खड़ा हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर नहीं होगा। डिस्टेंस मैंने एग्जैक्ट जो पाथ ट्रैवल किया है उस पूरे पाथ की जो लेंथ होगी दैट विल बी डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट इज समवॉट लाइक स्टेट फंक्शन एंड डिस्टेंस इज समवॉट लाइक पाथ फंक्शन, ठीक है। तो इसमें लिखो क्वांटिटीज दैट डिपेंड अपॉन the path or way depend upon the path or way the system has achieved a particular state। कोई पर्टिकुलर स्टेट किस तरीके से अचीव की, किस रास्ते से अचीव की गई है उस पे डिपेंड करते हैं ये फंक्शंस, ठीक है। क्वांटिटीज, ठीक है, अचीव्ड इन हैज अचीव्ड अ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कल क्या क्या बताया था, हीट, वर्क, हीट कैपेसिटीज, ब्रैकेट में लिख सकते हो मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट्सेट्रा, ठीक है। ये सारे नाम तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट लिखो दीज क्वांटिटीज आर डिफाइंड। बिना प्रोसेस के इन क्वांटिटीज का कोई मतलब नहीं है। जैसे वर्क की अगर मैं बात करूं तो वर्क जब मैंने मूवमेंट किया तो ये एक प्रोसेस हो गया। सेम विथ थर्मोडायनेमिक्स में भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे तो वो एक प्रोसेस के थ्रू जाते हो। अभी प्रोसेस भी डिफाइन करेंगे हम, एक प्रोसेस के थ्रू जाते हो। तो जब तक कि प्रोसेस नहीं होगा तब तक पाथ फंक्शन का कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो स्टेट पे तो डिपेंड करता नहीं है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तुम गए कैसे उस पाथ पे डिपेंड करता है, और पाथ तभी पॉसिबल है जब प्रोसेस हुआ होगा, ठीक है ना। नो प्रोसेस मीन्स नो पाथ, ठीक। तो लिखो दीज क्वांटिटीज आर डिफाइंड when there is a process going on, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसमें these cannot have any definite or particular value, these cannot have any definite ब्रैकेट में particular value in any particular state of the system, ठीक है ना। किसी स्टेट में इसकी कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं हो सकती इसकी। एक प्रोसेस के लिए इसकी वैल्यू हो सकती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, ठीक है। डेफिनेट और पर्टिकुलर वैल्यू इन एनी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये क्लियर होगी बात। नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये क्वांटिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 2 प्रकार की होती हैं। एक कहते हैं इंटेंसिव और एक कहते हैं एक्सटेंसिव। इंटेंसिव में इन है ना, तो समझो इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, दोनों सेम है ना, इंडिपेंडेंट, और एक्सटेंसिव इज डिपेंडेंट, ठीक है ना। एक्सटेंसिव मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कोई ऐसे लॉजिक नहीं दे रहा हूँ। इंटेंसिव मतलब वो प्रॉपर्टीज जो मास ऑफ द सिस्टम या साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड ना करती हो, इंडिपेंडेंट हो उसके, इनसे इंटेंसिव, इनसे इंडिपेंडेंट। तो जो प्रॉपर्टीज, जो क्वांटिटीज क्या कहते हैं, किसी सिस्टम के मास या उसके साइज पे डिपेंड ना करती हो, उससे इंडिपेंडेंट हो, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। और जो डिपेंडेंट हो और ऑन द मास ऑफ द सिस्टम या फिर ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, ठीक है। तो इनको ऐसे डिफाइन करने का रीज़न ये है कि क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एडिटिव होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एडिटिव नहीं होती। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक लोहे का पीस है, उसकी डेंसिटी जो है वो लेट्स से डी है, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली बट ठीक है डी है मान लो। अब मैंने उसको 2 पीस में काट दिया, तोड़ दिया, ठीक है, उस
पीस ऑफ आयरन को मैंने 2 पीस में तोड़ दिया। अब मैं पूछूं जो एक इक्वल अनइक्वल डजंट मैटर, इक्वल ले लो चाहे अनइक्वल ले लो, एक पीस को पकड़ा, मैंने कहा इसकी डेंसिटी बताओ भाई, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी, उसकी डेंसिटी भी दी होगी, और जो दूसरा पीस है उसकी डेंसिटी भी दी होगी। तो तुमने मटेरियल को हाफ कर दिया, तुमने सिस्टम को हाफ कर दिया, उसके बावजूद भी उसकी जो क्वांटिटी की जो वैल्यू रही वो सेम रही। लेकिन अगर मैं पूछूं कि उसका मास, उसकी वॉल्यूम कितनी हो गई, तो मान लो मैंने उसे इक्वल आधे आधे में बांटा था, तो वॉल्यूम अगर v थी पहले, तो अभी वो 1/2 v हो गई, या v/2 हो गई, v/2 हो गई। या अगर मैं मास की बात करूं तो मास पहले m था, तो एक का m/2 हो गया, एक का m/2 हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। तो मास वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी, क्यों? क्योंकि एडिटिव या है, इन नेचर है। अगर हम इन दोनों पीसेस को ऐड कर दें तो मास भी ऐड हो जाएगा, वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इन दोनों पीसेस को ऐड करूं तो डेंसिटी ऐड नहीं होती। इसकी डी है, इसकी डी है, तो फाइनल वाले की भी डी रहेगी। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो इस चीज़ को ले लिखो, प्रॉपर्टीज आर ऑफ 2 टाइप्स, प्रॉपर्टीज आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। 1 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, सेकेंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। 1 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, सेकेंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए लिखो प्रॉपर्टीज हुज मैग्नीट्यूड, प्रॉपर्टीज हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। द प्रॉपर्टीज हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर present in the system, quantity of matter present in the system, or size of the system, or size of the system are called extensive properties, ठीक है, are called extensive property। तो डिपेंड जो करती है वो एक्सटेंसिव होती है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, मास, ये जब जितने भी एग्जाम्पल लिख बोल रहा हूँ सारे के सारे लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने याद रख पाओगे अच्छा है, जितने नहीं याद रख पाओगे उसका एक तरीका है, वो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। तो लिखो एग्जाम्पल, मास, वॉल्यूम, टोटल इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। और इसमें लिखना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर, ठीक है, वो नेचर में एडिटिव होती है। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इसमें अगर तुम्हें एग्जाम्पल लिखना है तो मान लो तुमने जैसे चलो ठीक है, पहले इसको लिख लो फिर वो वाला एग्जाम्पल भी लिखवाता हूँ। मान लो एक लिक्विड है, एक V1 वॉल्यूम वाले फ्लास्क में भरा है, एक सेम लिक्विड V2 वाले फ्लास्क में भरा है। तो जो टोटल वॉल्यूम होगी इन दोनों की मिला के, नेक्स्ट जो फ्लास्क जिसमें हम इसको रख सकते हैं वो V3 होगी, ठीक है। दे आर एडिटिव इन नेचर। नेक्स्ट लिखो, अच्छा टोटल हीट कैपेसिटी, ये भी लिख लो, टोटल हीट कैपेसिटी भी एडिटिव होती है, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है टोटल हीट कैपेसिटी। गॉट इट। नाउ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के लिए लिखो, द प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड, या द प्रॉपर्टीज हुज मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड अपॉन, द प्रॉपर्टीज हुज मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड अपॉन the quantity of matter, the quantity of matter present in the system, present in the system, or the properties whose magnitude does not depend upon the quantity of matter present in the system or size of the system are called intensive properties, or size of the system are called intensive properties। Example, pressure हो गया, temperature हो गया, ठीक है, density हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट मतलब उसी में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बहुत सारे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन, वेपर प्रेशर एट्सेट्रा, कॉन्सेंट्रेशन, वेपर प्रेशर एट्सेट्रा। इसमें हमेशा तुम देखोगे कि ये जो भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये कभी भी सिस्टम को आधा करने से, उसको बांटने से, या इनफैक्ट दो सिस्टम्स को जोड़ने से कभी ऐड नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे अगर डी डेंसिटी है एक की, दूसरे की डी डेंसिटी है, तो फाइनल वाले की भी डी डेंसिटी होगी। मान लो एक की 5 और एक की 10 है, तो 15 कभी नहीं होती है, ठीक है, 10 और 5 के बीच में होगी। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक
ठीक है, तो लिखो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव इन नेचर, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव इन नेचर, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हें शक हो, जैसे मैंने इतनी सारी लिखवा दी, ये याद रह जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी शक हो कि ये प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, तो उसको एक तरीका है, तो लिखो हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रॉपर्टी, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रॉपर्टी कॉमा इफ इट इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, इफ इट इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ठीक है। इसमें लिखो इफ अ सिस्टम इन अ पर्टिकुलर स्टेट, जैसे अगर मैं तुम्हें, अब तुम्हारे रूम जिसमें तुम बैठे हुए हो, है ना, इसमें जो एयर होगी, हाँ, वो किसी प्रेशर पे होगी, पर्टिकुलर प्रेशर पे होगी, टेम्परेचर भी कुछ होगा उस एयर का, और इस रूम की वॉल्यूम भी कुछ होगी। मान लो कि मैं तुम्हें रूम को बोलूँ कि आधे में कर दो, इसको बांट दो, तो क्या क्या इसमें हाफ हो रहा है? क्या टेम्परेचर 300 केल्विन था शुरुआत में, तो क्या अब 150 हो गया? नहीं, इधर भी 300 है, उधर भी 300 है, ठीक। क्या प्रेशर ऑफ द गैस पहले लेट से 1 एटमॉस्फेयर था, जैसे मान लो, मैं इसको साथ साथ बना ही देता हूँ, ये रूम है, ठीक है, पहले इसका जो मतलब बांटने से पहले इसका टेम्परेचर जो था वो 300 केल्विन था, वॉल्यूम थी लेट से 10 या 100 लीटर मान लो वॉल्यूम थी, और इसका जो प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर था। अब मैंने इसे आधे आधे में बांट दिया, तो क्या इस तरफ का और इस तरफ का भी क्या टेम्परेचर विल बी 300 केल्विन, वो तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। और वॉल्यूम क्या हो जाए, सॉरी प्रेशर क्या हो जाएगा, ये भी 1 एटमॉस्फेयर इधर भी रहेगा और 1 एटमॉस्फेयर इधर भी रहेगा। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम जस्ट हाफ हो जाएगी, ये 50 लीटर्स हो जाएगी, ये भी 50 लीटर्स। तो जो भी किसी भी सिस्टम को हाफ करने पे या बांटने पे जो वैल्यू बट जाती है वो एक्सटेंसिव होती है, और जो नहीं बटती वो इंटेंसिव होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें लिखो इफ़ अ सिस्टम इन अ पर्टिकुलर स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल, इफ अ सिस्टम इन अ पर्टिकुलर स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल और unequal parts, equal or unequal parts, comma, the properties which have value equal to original value of that property, the properties which have value equal to original value of that property for the whole system, है ना, for the whole system is called intensive property, ठीक है, full stop। नेक्स्ट लिखो while the properties which have values different from the values of the whole system are called extensive properties। तो मैंने इक्वली बांटा था, इसलिए मैंने वॉल्यूम 50 और 50 लिख दी। मान लो हमने इसको 1/3 और 2/3 में बांटा होता तो 33.33 लीटर्स होता है, वहाँ पे 66.67 लीटर्स होता है ना। तो जिस तरीके से बांटोगे उस तरीके से बढ़ जाएगी, लेकिन ओरिजिनल से कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ठीक है, इसमें लिखो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर एयर इन अ रूम, जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसी को लिखवा रहा हूँ। कंसिडर एयर इन अ रूम एट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, एट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। नाउ इफ द रूम इज डिवाइडेड बाय सम बाउंड्री, इमेजिनरी रियल जैसे भी तुम एक बाउंड्री से उसको डिवाइड कर दो, ठीक है, इनटू 2 पार्ट्स, ब्रैकेट में लिख लेना इक्वल और अनइक्वल, जैसे मैंने यहाँ पे किया, इक्वल या अनइक्वल किसी भी उसमें। देन इन द टू पार्ट्स टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन will have same value as that of the whole system, मतलब शुरुआत में जो TPD और कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज थी जो शुरुआत में, वो अभी भी रहेंगी, ठीक है, सेम एज दैट ऑफ द होल सिस्टम, ब्रैकेट में लिख लेना इंटेंसिव, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखो while the volume of two parts mass of gas into 2 parts, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द
while the volume of the two parts या mass of the gas जो two parts है दोनों में, या total energy of the gaseous molecule जो total energy है, entropy है, साथ में लिखो total energy of the two parts और entropy of the two parts will be different. तो volume, mass, total energy, entropy ये सारे के सारे क्या करेंगे, बट जाएंगे. ठीक है, तो लिखो total volume, mass, energy and entropy of the two parts will be different from the values of these properties for the whole system. जब शुरुआत में थी उससे तो कम होगी. ठीक है, इनिशियली तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई. गॉट इट? ठीक है जी. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पता होनी चाहिए और यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. इफ़ यू आर नॉट एबल टू, मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है फिर. ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट कि हम जो अब बात करेंगे वो किस तरीके के सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, है ना, और किस तरीके के प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे. पहली चीज़ ये है कि जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ की बात करी है ना, या स्टेट फंक्शंस की बात करी, तो एक कोई भी स्टेट जो है वो कब डिफाइन होती है, वो तब डिफाइन होती है जब वो इक्विलिब्रियम में हो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो. जब तक कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है अपनी सराउंडिंग्स के साथ में, भाई सिस्टम है, जो स्टेट ऑफ द सिस्टम है वो तभी डिफाइन होगा जब जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ में एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो. अगर नहीं हुआ तो हम स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन नहीं कर सकते. तो हम जितने भी स्टेट वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे के सारे जितने भी स्टेट वेरिएबल्स हैं, इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते जब तक कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हो जाए. गॉट दैट? जब तक ये होगा, मतलब जब ये होगा तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना, और तब आगे की सारी बातें होंगी कि प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट, भाई स्टेट ही जब तुम्हारे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में डिफाइंड है तो बिना थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुए तुम बाकी सब चीज़ों की बात ही नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस है, जो पाथ है, वो भी तो स्टेट टू स्टेट डिपेंड कर रहा है ना, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है. तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, इसका मतलब पहले भी फर्स्ट स्टेट में भी वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में था और सेकंड स्टेट में भी वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है. इस तरीके से, है ना. तो जब भी कभी ऐसा होगा तो तुम्हें यू विल हैव टू, एक सेकंड रुको, you will have to assume, मान लो कभी भी स्टेट की बात हो रही है तो you will have to assume that the system is in thermodynamic equilibrium. सबसे पहले ये जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, तब हम बाकी की आगे की बात कर पाएंगे. ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम लिखो. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है तुम्हारा कि मतलब वैसे तो इक्विलिब्रियम तीन प्रकार के होते हैं. तुम्हारा मैकेनिकल हो गया, तुम्हारा केमिकल हो गया और तुम्हारा थर्मल हो गया. जब ये तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम सेट हों, they are present there, तब तुम्हारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सेट होता है. जैसे मैं एक एक करके बताता हूं. जैसे अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं, ठीक है, जैसे अगर ये है, ठीक है, ये इसमें गैस रखी है और हमने यहाँ पे एक पिस्टन रखा है, मासलेस पिस्टन है. ठीक है, यहाँ पर P एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे गैस का प्रेशर लग रहा है. ठीक है, जो P इंटरनल है, ये P एक्सटर्नल है. अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये जो पिस्टन है अपनी जगह से हिलेगा नहीं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं दैट दिस सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. तो मतलब जब प्रेशर दोनों, मतलब सराउंडिंग और उसका सेम हो जाए, ठीक है, इस तरीके से, तो हम कह सकते हैं दे आर इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. तो सबसे पहली चीज़ जानने की यही थी कि भाई थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तब कहा जाएगा जब मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम तीनों के तीनों एग्जिस्ट करते हों उस वक्त. तो मैंने तुम्हें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बताया. थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या है कि जो टेम्परेचर है सराउंडिंग और सिस्टम का, वो दोनों इक्वल होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में. और केमिकल इक्विलिब्रियम तब होगा जब यहाँ अंदर की जो कॉन्सेंट्रेशन है, चाहे वो गैस की हो चाहे किसी लिक्विड की हो, वो हमेशा सेम रहे, उसमें कोई ग्रेडियंट है, उसमें कोई चेंज ना आए तब. ठीक है, तो एक एक करके इनको देखते हैं, एक एक करके मैं लिखाता हूँ, उनको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा. तो लिखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम फर्स्ट. ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल चैप्टर है, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखवानी पड़ेंगी भाई इसमें, है ना. तो अच्छे से लिखते रहो, कोशिश करूँगा तुम्हें मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँ. ठीक है, दे आर लाइक आई एम वर्किंग ऑन दैट.
देखो, व्हेन देयर इज नो चेंज इन एनी ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल, ये ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल कल मैंने बताया था, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ होती है, स्टेट वेरिएबल्स जो बोला है मैंने, फंक्शंस बोला, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती है, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें लाइक इनका कोई मतलब नहीं है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हो रहा है, क्या प्रॉपर्टीज़ हमें वो भी नहीं पता होता, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता होता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे या ऑब्जर्वेबल लेवल पे, मेजरेबल लेवल पे ही इन इन वैल्यूज़ के बारे में पता होता है। तो वो कह रहा है व्हेन देयर इज नो चेंज इन एनी observable or measurable, when there is no change in any observable or measurable property of the system with time or with space, with time or with space, then the system is said to be in thermodynamic equilibrium. Then the system is said to be in thermodynamic equilibrium, ठीक है, full stop. नेक्स्ट लिखो, इसमें उसी पॉइंट में लिखना है, thermodynamic equilibrium consists of three types of equilibriums. Thermodynamic equilibrium consists of three types of equilibrium, ठीक है। A, first is mechanical equilibrium, ठीक है, first is mechanical equilibrium, second is thermal equilibrium, third is chemical equilibrium. तो अगर किसी भी मैं सिस्टम के बारे में बात करूं तो उसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो होती है वो यूजुअली डिफाइंड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये जो सिस्टम है, ये गैस है, इसका वॉल्यूम जो है लेट्स से 1 लीटर है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर इस कंडीशन में ये रखा हुआ है तो हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है, जिसमें मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होंगे। नेक्स्ट लिखो भाई, thermodynamics deals with only those systems, thermodynamics deals with only those systems which are in thermodynamic equilibrium. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, अभी बताया था, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टार मार्क कर लेना। thermodynamics deals with only those systems which are in thermodynamic equilibrium, ठीक है। इसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए ही बनाया था। इसमें लिखो, देयर शुड नॉट बी एनी प्रेशर ग्रेडियंट, देयर शुड नॉट बी एनी प्रेशर ग्रेडियंट विद टाइम, देयर शुड नॉट बी प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर चेंज, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी pressure gradient with time or with space, with time or with space, ठीक है, ठीक है। ये तुम मिटा सकते हो, इसको लिखने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। with space, ब्रैकेट में लिखना फॉर एन आइडियल, ब्रैकेट में लिखना फॉर एन आइडियल गैसियस सिस्टम, ठीक है, फॉर एन आइडियल गैसियस सिस्टम देयर कैन बी फॉर एन देयर विल नॉट बी एनी प्रेशर ग्रेडियंट। जैसे अगर मैं यहाँ पे आइडियल गैस भरी है तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो यहाँ पर भी होगा, ठीक है, लेकिन लिक्विड भरा होता है तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो यहाँ से डिफरेंट होता है, नीचे जितना नीचे चले जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर होता है, चला जाएगा, तो स्पेस के साथ ग्रेडियंट होता है। तो फॉर एन आइडियल गैस सिस्टम लिखो, फॉर एन आइडियल गैसियस सिस्टम देयर इज नो प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, देयर इज नो प्रेशर ग्रेडियंट, और कॉमा करके लिखना फॉर अ लिक्विड सिस्टम, फॉर अ लिक्विड सिस्टम देयर कैन बी प्रेशर ग्रेडियंट विद स्पेस, देयर कैन बी प्रेशर ग्रेडियंट विद स्पेस, बिकॉज द लोअर द लिक्विड इज द हायर द प्रेशर। जैसे यहाँ पे अगर ए और बी तुम लिख लो, यहाँ पर अगर A है और यहाँ पर अगर B है, तो गैस के केस में PA और PB जो होगा, या प्रेशर एट पॉइंट A एंड प्रेशर एट पॉइंट P फॉर गैसेज, इट विल बी इक्वल, है ना। तो P गैस एट A इक्वल टू P गैस एट B, लेकिन P लिक्विड एट A विल नॉट बी इक्वल टू P लिक्विड एट B, ठीक है जी।
विल बी ग्रेटर दैन, हाँ तो इसमें लिखो प्रेशर एट दी, हाँ इसमें, हाँ फॉर अ लिक्विड सिस्टम देयर कैन बी प्रेशर ग्रेडियंट विद स्पेस एज प्रेशर एट दी बॉटम ऑफ द कंटेनर, as pressure at the bottom of the container will be greater than pressure at the surface of the liquid, pressure at the surface of the liquid, ठीक है। नेक्स्ट लिखो थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो लिखो इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम, देयर शुड नॉट बी एनी टेम्परेचर ग्रेडियंट, देयर शुड नॉट बी एनी टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है डिफरेंस, ब्रैकेट क्लोज, बिटवीन ठीक है, बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, ठीक है, गॉट इट। इसमें लिखना है, इसमें ये ज़रूर है कि सिस्टम, जैसे मैंने यहाँ एक बॉक्स बनाया है, इसमें गैस रखी है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसमें गैस में हर पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो सेम है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिस्टम इतना बड़ा हो कि एक जगह पे जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट हो और दूसरी जगह पे टेम्परेचर डिफरेंट हो, तो वो हो सकता है, लेकिन वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिखो टेम्परेचर मे हैव डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट प्लेसेस और लोकेशंस, टेम्परेचर मे हैव different values at different places or locations in a system, but it should remain constant with time, but it should remain constant with time, ठीक है। नेक्स्ट लिखो केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉन्सेंट्रेशन जो होनी चाहिए वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिखो देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट of any species in the system, of any species in the system, ठीक है जी, क्लियर हुई ये बात, कूल। तो यहाँ पर ये तुम्हारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम खत्म होता है। अब हम बात करेंगे प्रोसेसेस की, ठीक है। प्रोसेस हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक तुम जाओगे तो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू जाओगे, किसी तरीके से जाओगे, तो वो जो तरीका, जो प्रोसेस है ना, जो पाथवे तुमने लिया है, उसको हम बेसिकली वी कॉल इट अ प्रोसेस, ठीक है, और वो अलग अलग तरीके का होता है, तो उसमें लिखो पहले, ठीक है। लिखो इसमें टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। इसमें मैं टाइप्स क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि दो अलग अलग बेसिस होते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को डिफाइन करने के। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, गॉट इट। तो उसमें लिखो पहला वाला ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट और कंडीशन। फर्स्ट इज, जो फर्स्ट टाइप है या फर्स्ट बेसिस है, तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट और कंडीशन, ठीक है जी। तो ये जो है स्टेट या कंडीशन, ये तुम्हारी 5 प्रकार की होती है, ठीक है। हालांकि इसमें छठा प्रकार है जो कि केमिस्ट्री में नहीं है, जिसे हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो टाइप, सॉरी प्रोसेस लिख लो पहले। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? एनी मेथड और प्रोसेस, एनी मेथड और प्रोसेस, एनी मेथड और प्रोसेस बाय विच सिस्टम कैन चेंज, कैन नॉट कैंड, ठीक है। एनी मेथड और प्रोसेस बाय विच the system can change values of its state functions, can change values of its state function, मतलब state function की value change करने का मतलब क्या हुआ? state of the system change हो गई, ठीक है। can change values of its state functions or its state from one state to the other, जो state है वो एक state से दूसरी state में change कर ले, और its state from one state of thermodynamic equilibrium to another state of thermodynamic equilibrium, or its state from one state of thermodynamic equilibrium
to another state of thermodynamic equilibrium. ठीक है, full stop. There can be infinite type of thermodynamic processes. There can be infinite type of thermodynamic processes out of which these are the following important ones. ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये important ones है. These are the ones, these are the following are the important ones. पहला क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं आइसोथर्मिक. ठीक है जी, आइसोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, द प्रेशर थ्रू आउट, इसमें लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो, प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस इज कांस्टेंट. प्रेशर टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस इज कांस्टेंट. तो इसमें हम कह सकते हैं डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो और डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, अगर तुम देखो तो यहाँ पर पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है. ठीक है, सेकंड तुम लिख सकते हो आइसोकोरिक. आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में वी क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो डी वी होगा, या तो वो ज़ीरो होगा, या डेल्टा वी अगर तुम चाहो तो वो ज़ीरो होगा. ठीक है, तीसरा जो टाइप होता है उसको हम कहते हैं आइसोबारिक. बार मतलब बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की. तो इसमें पी कांस्टेंट होता है. इसमें टी कांस्टेंट होता है और डी पी या डेल्टा पी जो है वो ज़ीरो होगा दोनों के दोनों केसेस में. ठीक है जी, क्लियर होगी बात. इसमें अगर तुम चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि पी टी रेस टू -1 कांस्टेंट है, या फिर तुम यहाँ पे लिख सकते हो कांस्टेंट है. ठीक है, फोर्थ वन होता है जो कि एडियाबैटिक होता है. हालांकि मैंने अभी तक हीट तुम्हारे लिए डिफाइन नहीं किया है, लेकिन हीट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो तुम्हें पता ही होगा. अगर मान लो कोई सिस्टम है, जैसे यही सिस्टम है मान लो, ठीक है, हमने इसके और इसकी सराउंडिंग्स के बीच में, ठीक है, मान लो ये सिस्टम है, ठीक है, इसके और इसके सराउंडिंग्स के बीच में. भाई पहले वाले केस में तुम्हारा ऐसा था कि इसके और इसके सराउंडिंग्स के बीच में जो डेल्टा क्यू है वो ज़ीरो हो गया, या सॉरी हाँ मतलब डेल्टा क्यू ज़ीरो हो गया. जो हीट एक्सचेंज है वो नहीं है, हीट एक्सचेंज नहीं है, जैसे आइसोलेटेड सिस्टम्स होते हैं. ठीक है, अगर हीट एक्सचेंज नहीं है बिल्कुल भी, तो हम कहेंगे कि ये प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है. तो जो प्रोसेस इस तरीके से किया जाए कि उसमें कोई हीट एक्सचेंज ना हो बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. तो लिखो प्रोसेस इन विच there is no heat exchange between the system and the surrounding is called adiabatic process. तो इसमें Q क्या होता है, एडियाबैटिक. ठीक है, आइडियाबैटिक नहीं है भाई, ये एडियाबैटिक है. ठीक है, एडियाबैटिक में क्या हो गया, और जो Q है वो कांस्टेंट हो गया. ठीक है, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, या डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो. ठीक है, इस केस में एक ये चीज़ आती है जो कि आगे प्रूव करूँगा मैं, पी वी रेस टू गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. तो तुमको दिख रहा है कि आइसोथर्मिक के लिए पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था और इसके लिए पी वी रेस टू गामा इज़ कॉन्स्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट जो पांचवा बताया मैंने, हालांकि वो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, बट डिफाइन इस तरीके से करो कि जैसे मान लो कोई भी प्रोसेस है, मान लो ये 4 प्रोसेस हो रहे हैं, ए से बी एक स्टेट है, तो ये प्रोसेस ए बी हो गया. फिर बी से सी आया तो ये प्रोसेस बी सी हो गया. ठीक है, और फिर सी से डी गया, ये 4 स्टेट अलग अलग सिस्टम की. ठीक है, और फिर पी से ये पी सी डी हो गया, और फिर यहाँ पे ये पी डी ए हो गया, है ना. फिर से ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया, जो इनिशियल स्टेट थी उसमें आ गया. तो चाहे कितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस करा लो, अगर फाइनल और इनिशियल जो स्टेट ऑफ द सिस्टम है अगर वो सेम है, तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा. उसमें बहुत सारी चीज़ें ज़ीरो होती हैं, जैसे ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा, क्योंकि इनिशियल कंडीशन यही थी ना. तो टेम्परेचर भी ज़ीरो है, प्रेशर भी ज़ीरो, मतलब प्रेशर टेम्परेचर का चेंज ज़ीरो है, प्रेशर का चेंज ज़ीरो है, वॉल्यूम का चेंज ज़ीरो है. ठीक है, उसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज भी ज़ीरो होता है. तो लिखो when a system undergoes
a number of different states by different processes and finally returns to its initial state is said to have completed a cycle and the process is called cyclic process. तो उसमें ये भी ट्रू होता है, ये भी ट्रू होता है, ये भी ट्रू होता है, ठीक है, ये भी ट्रू होगा, और जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है डेल्टा यू वो भी इक्वल टू 0 होगा, या डी ई लिखता हूँ यार मैं इसको, डेल्टा ई या डी ई जो है वो 0 होगा, ठीक है, क्लियर होगी बात, ये चीज़ लिख लो. और जो लास्ट है जो पॉलीट्रोपिक, मतलब जो मैंने कहा था कि हमारे कोर्स में नहीं है बट फिर भी बता देता हूँ, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, PV/N जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, और N की वैल्यू कोई भी हो सकती है, एनी वैल्यू, ठीक है. यहाँ पर अगर तुम देखो N की वैल्यू अगर 1 है तो आइसोथर्मिक प्रोसेस हो गया. N की वैल्यू अगर एक गामा एक कांस्टेंट होता है, ये हर गैस के लिए अलग अलग होता है ना. कुछ पर्टिकुलर गैसेस के लिए, जैसे मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए सेम होगा, फिर डायएटॉमिक के लिए अलग होगा, और ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक के लिए अलग होगा, ठीक है ना. तो ये जो गामा है इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है पर्टिकुलर गैस के लिए, ठीक. लेकिन N यहाँ पर जो मैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए बोल रहा हूँ, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, PV/N, N कैन हैव एनी वैल्यू, ठीक है, N कैन हैव एनी वैल्यू. गॉट इट? ठीक है जी, ओके, कूल. नाउ लेट्स डिफाइन द अदर वे, ठीक है. ये तो क्या था, स्टेट के बेसिस पे था, है ना, कि स्टेट के बेसिस पे हमने डेफिनेशन दी थी. अब अगर मैं प्रोसेस के बेसिस पे, कि प्रोसेस कैसे किया गया है ना, उसके बेसिस पे डिफाइन करूँ तो 2 तरीके आते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल मतलब मैं तुम्हें अभी एक बारी में ऐसे बता देता हूँ, लिखवाने का काम है थोड़ा सा इसमें. रिवर्सिबल मतलब वो प्रोसेस जो इतना स्लोली हो रहा हो कि उसका जो फॉरवर्ड, जो ड्राइविंग फोर्स है और जो उसका अपोजिंग फोर्स है उसके बीच में बहुत कम डिफरेंस हो, ठीक है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटा डिफरेंस हो उन दोनों फोर्सेस के बीच में, और वो बहुत स्लोली हो रहा हो, सच दैट कि अगर हम अपोजिंग फोर्स को थोड़ा सा भी बढ़ा दे तो जो प्रोसेस है वो उल्टे डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा, ठीक है जी. इस तरीके से इस प्रोसेस को डिफाइन किया जाता है. ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि ये इन्फिनिट टाइम लेता है होने के लिए, ठीक है. हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि ये एक्चुअली में पॉसिबल भी नहीं है. जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं वो हाइपोथेटिकल हैं. जैसे हमने आइडियल गैस डिफाइन करी थी और फिर बताया था कि रियल गैसेस या जो यूनिवर्स में जो भी गैसेस है वो आइडियल गैस नहीं होती हैं, क्लोज टू आइडियल गैस होगी, लेकिन आइडियल गैस कोई भी नहीं है. इसी तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस हम डिफाइन तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रोसेस एक्चुअली में रिवर्सिबल नहीं होता है. इसमें हर मोमेंट पे, हर पॉइंट पे, तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे, हर पॉइंट पे यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती हैं. इसको इसीलिए हम क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं या क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहते हैं, जिसमें इक्विलिब्रियम एक्चुअली में नहीं है क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, लेकिन सिस्टम ऐसा लगता है जैसे इक्विलिब्रियम में ही है, तो ये इन्फिनिट टाइम लेता है. इरिवर्सिबल क्या है कि सडनली हो जाए, फाइनाइट टाइम में हो जाए. सडनली का मतलब ऐसा नहीं कि 1 सेकंड में हो जाए, सडनली मतलब कुछ फाइनाइट टाइम में हो, है ना, और उसमें जो ड्राइविंग फोर्स है और जो अपोजिंग फोर्स है दोनों के बीच में कुछ डेफिनेट सा, कुछ फाइनाइट सा डिफरेंस हो, है ना. और ये जो होता है, ये क्योंकि इसमें फाइनाइट डिफरेंस है तो एक फाइनाइट टाइम में भी हो जाता है, ठीक है. तो ये इनको डिफाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ना वो सडन होते हैं. जैसे तुमने क्या किया, पटाखा फोड़ा तो उसमें क्या है, एकदम से गैस एक्सपैंड हुई और वो पटाखा या जो भी जिसके अंदर तो वो बंद था वो फट गया एकदम से, तो सडन हुआ ना. तो उस केस में तुम ना प्रेशर, ना वॉल्यूम, ना टेम्परेचर, किसी के बारे में नहीं बता सकते. लेकिन अगर कोई प्रोसेस स्लोली हुआ हो और उसमें थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम हर मोमेंट पे पॉसिबल हुआ हो, तो तब क्या होगा कि यू विल बी एबल टू अप्लाई ऑल दीज
जो भी हम थर्मोडायनेमिक्स अभी पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा एप्लीकेबल होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है। हालांकि फिर भी मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअली में ट्रूली कोई प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता है, लेकिन हम इस चैप्टर में सारे के सारे प्रोसेसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस अज्यूम करके चलेंगे अनलेस अनटिल इट इज़ मेंशन्ड। अगर मेंशन नहीं हुआ तो ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस मानेंगे, और अगर अगर मेंशन हुआ कि ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, तो अलग बात है। गॉट इट? तो लिखो इसमें टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस बेस्ड ऑन या ऑन द बेसिस ऑफ, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस, on the basis of way, on the basis of the way the process is carried out, on the basis of the way the process is carried out, ठीक है। तो पहला लिखो इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है जी। तो मैं साथ में ना इसका ऐसे एक चार्ट सा बना देता हूँ, चार्ट कह लेते हैं उसको, या टेबल बनाता हूँ, नॉट चार्ट, टेबल बना देता हूँ, और उस टेबल में हम दोनों के दोनों साइड पे देखेंगे। जैसे एक साइड पे मैं लिख रहा हूँ तुम्हारा रिवर्सिबल, और एक लिख रहा हूँ इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल में क्या बोलूँगा, जो बोलूँगा उसका ऑपोजिट इरिवर्सिबल में आएगा। तो लिखो द प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स्ड, द प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय वेरी स्मॉल चेंज इन, वेरी स्मॉल चेंज, द प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय अ वेरी स्मॉल चेंज इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसी के मतलब इक्वल या करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो इरिवर्सिबल में होगा, ये प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। द प्रोसेस कैन नॉट, दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, दैट कैन नॉट बी रिवर्स, ऐसा नहीं कि रिवर्स नहीं होता, लेकिन सेम चेंजेस से रिवर्स नहीं होगा। मान लो तुमने कुछ प्रेशर बढ़ाया तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया, अगर तुम प्रेशर कम कर दोगे तो फिर से वो उस स्टेट से इसी स्टेट में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये इरिवर्सिबल के बारे में बता रहा हूँ। तो लिखो इसमें द प्रोसेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय small changes, or reversing the processes is known as irreversible process, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एक मिनट, द प्रोसेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय स्मॉल चेंजेस और रिवर्सिंग द प्रोसेस शुड नॉट बी द राइट वर्ड, ठीक है। इसको इतना ही लिखो, बाय स्मॉल चेंजेस, कैन नॉट बी रिवर्स बाय स्मॉल चेंजेस इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट लिखो, इफ अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच अ मैनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच अ मैनर दैट द सिस्टम इज ऑलवेज in thermodynamic equilibrium, that the system is always in thermodynamic equilibrium at every stage of the process, ठीक है, फुल स्टॉप। इसी चीज़ को अगर तुम लिखोगे तो इरिवर्सिबल में लिख सकते हो, in an irreversible process, the system is not in thermodynamic equilibrium. The system is not in thermodynamic equilibrium between two successive states of the system, है ना, two successive states of the system। इसमें क्या होता है कि बहुत स्टेप थोड़ा करके बढ़ता रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, मतलब एक स्टेप में भी हो सकता है और नंबर ऑफ स्टेप्स में भी हो सकता है। लेकिन एक स्टेप और ये जो एक स्टेप है, इसमें ये स्टेट मान लो ए है, ये बी है, इस स्टेट में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे होगा, इस स्टेट में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे होगा, लेकिन इसके और इसके बीच में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। फिर बी और सी की अगर मैं बात करूं तो बी पे भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे होगा, सी पे भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे होगा, लेकिन बी और सी के बीच में किसी भी पॉइंट पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है, तो लिखो इसमें
द इरिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट इन thermodynamic equilibrium between different steps or stages of the process, different stages of the process और states of the system, है ना. दो states के बीच में जो है कोई thermodynamic equilibrium नहीं है. Next लिखो, if the process is carried out in such a manner, next, if the process is carried out in such a manner that the difference in driving force and opposing force, है ना, the difference in driving force and opposing force is infinitesimally small, तो dF that tends to 0, ठीक है, is infinitesimally small so that the process takes place at infinitesimally slow rate, so that the process takes place at infinitesimally slow rate, ठीक है. इसी चीज़ को अगर तुम इरिवर्सिबल में लिखोगे तो इनके बीच में फाइनाइट डिफरेंस होता है. तो लिखो process, if the process is carried out in such a way, if the process is carried out in such a way that the difference between driving force and opposing force is finite, ठीक है, is finite and the rate has a finite value and the rate has a फाइनाइट वैल्यू, ठीक है जी. क्लियर होगी बात. इसका एग्जाम्पल दूंगा, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है. नेक्स्ट लिखो, एन आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस will take infinite time to get completed. An ideal reversible process will take infinite time to get completed. पूरा होने के लिए infinite time लेगा, लेकिन जो अगर तुम irreversible के लिए लिखो तो वो finite time लेता है, ठीक है. अपने शब्दों में लिख लेना. Next लिखो, it is carried out infinitesimally slowly. It is carried out infinitesimally slowly. और जो irreversible है उसमें लिखना it is carried out in a finite amount of time. It is carried out in a finite amount of time. और लास्ट पॉइंट लिखना रिवर्सिबल में कि देर इज़ नो आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस इन द यूनिवर्स, ठीक है. देर इज़ नो आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस इन द यूनिवर्स, ठीक है जी. क्लियर होगी बात. और इसमें साथ में एक और पॉइंट लिख लेना कि अनलेस अदरवाइज मेंशन वी विल अज्यूम एवरी प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल. अनलेस अदरवाइज मेंशन प्रोसेस अज्यूम एवरी प्रोसेस टू बी, अनलेस अदरवाइज मेंशन assume every process to be reversible, ठीक है जी. कूल. एक मिनट, टाइम कितना हो गया. इसके एग्जाम्पल्स 40, ठीक है. इसका एग्जाम्पल शेयर करते हैं, फिर उसके बाद हम वर्क और हीट को कल देखेंगे. इसमें लिखो, अगर मान लो तुम्हारे को समझना है, तुम्हें समझना है कि ठीक है, मान लो कि इसमें गैस भरी है, ठीक है. ये क्या है, एक मासलेस पिस्टन है. हमने क्या किया, यहाँ पे गैस भरी है, पी गैस है ना. गैस भरी है तो उसका कुछ प्रेशर ऊपर लग रहा होगा. सेम वे यहाँ पे कुछ प्रेशर लग रहा होगा इधर की तरफ, विच इज़ पी एटमॉस्फेयर. अगर मैंने इसके ऊपर एक रेत का ढेर रख दिया, ठीक है, तो एक बारी रेत का ढेर रखने पे क्या होगा कि जो पी एटमॉस्फेयर है प्लस mg/a, लेट्स से इसका एरिया a है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, उसका मास मैंने m लिया है, दैट विल बी इक्वल टू पी गैस. मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये पिस्टन जो है आके रुक जाएगा. उस पॉइंट पे ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर दोनों इक्वल होंगे. मैंने वही कंडीशन लिखी है. अब हमारी जो स्टोरी शुरू होती है वो इसी कंडीशन से शुरू होती है.
जब जो गैस है वो उसका प्रेशर और जो ऊपर का जो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर दोनों सेम आ गया। अब अगर मैं इस रेत का एक एक कण इससे निकालता जाऊं तो क्या होगा, ये पिस्टन धीमे, क्योंकि ऊपर का मास कम होता जा रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है कम होता जाएगा और ये पिस्टन धीमे धीमे मूव करता जाएगा ऊपर। तो अगर मैं इसका एक एक कण, सैंड का एक एक ग्रेन जो है वो हटा के निकालता रहूं तो तुम देखोगे कि ये प्रोसेस हो तो रहा है लेकिन बहुत स्लोली हो रहा है। हालांकि ये भी कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा या आइडियली रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये मैं रिवर्सिबल प्रोसेस के जैसे बता सकता हूँ कि भाई एक एक करते रहोगे तो बहुत धीमे 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 ऊपर ऊपर बढ़ते रहेगा, है ना, और उस पॉइंट तक बढ़ते रहेगा जब गैस का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना आ जाए। ठीक है ना, धीमे धीमे गैस एक्सपैंड करती रहेगी। तो जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ है गैस के एक्सपेंशन का, ये रिवर्सिबली हुआ है, बहुत ही स्लोली हुआ है ना। और अगर यही वाला मास में जो मैंने सैंड रखा है, ये किसी मैंने पन्नी में इसके ऊपर रखा था मान लो, और एक ही सेकंड में मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, तो क्या होगा, ये जैसी हटा वैसी गैस एकदम से एक्सपैंड करना शुरू कर देगी। तो एक सेकंड में, मतलब लाइक विद इन अ सेकंड में नहीं, विद इन अ मोमेंट ये ठक से एक्सपैंड करेगा। तो इस केस में क्या होगा, जो प्रोसेस हुआ है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। गॉट इट। इसका एग्जांपल और देंगे, पहले लिखो, टू गेट एन आइडिया ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, टू गेट एन आइडिया ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस वी कैन कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम। ठीक है, वी कैन कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम। तो इसमें लिखो, an ideal gas is enclosed in a container, an ideal gas is enclosed in a container and a massless piston is put on the gas and a massless system is put on the gas on which a pile of sand is placed, on which a pile of sand is placed। ठीक है, having particles of negligible mass, having particles of very small mass, negligible मत लिखो, very small mass, full stop। to carry out the reversible expansion of the gas, to carry out the reversible expansion of the gas, we will slowly decrease the mass of the sand pile, we will slowly decrease the mass of the sand pile by removing one particle at a time, by removing one particle at a time, full stop। the expansion of the gas will take place, the expansion of the gas will take place at infinitesimally small rate। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, बहुत स्लोली उसका एक्सपेंशन होगा। and we can always assume the system to be in, and we can always assume the system to be in thermodynamic equilibrium, we can always assume the system to be in thermodynamic equilibrium, so the expansion of gas will be reversible, so the expansion of the gas will be reversible। तो ये जो पिस्टन है, मैं अगर पिस्टन पे फोर्सेस की बात करूं तो इसमें क्या होगा, P गैस इंटू A, ये फोर्स ऊपर लगेगा, ये फोर्स तुम्हारा P ATM इंटू A जो इसका मोलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये mg मास इसका नीचे की तरफ। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ये FBD है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, तो इसका P ATM जो है इक्वल्स टू mg प्लस P गैस प्लस A। अगर तुम ये लिखते हो और ये लिखते हो, दोनों सेम ही है, क्या किया मैंने, इसको A से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जल्दी से लिख लो, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जल्दी से लिख लो, लिखो इसमें all real processes are irreversible processes, all real processes are irreversible processes। ठीक है, it is a process, देखो, it is a process which is carried out in such a manner, in
such a manner that the system is in thermodynamic equilibrium. इसमें कहाँ पे है मैं दोबारा बता रहा हूँ. is in thermodynamic equilibrium at first, either first at initial or final state of the system, at initial or final state of the system, ठीक है, but not at intermediate stages. मतलब जो इंटरमीडिएट स्टेज मतलब अगर एक ही स्टेप में हो रहा है तो इनिशियल और फाइनल में, लेकिन अगर सेवरल स्टेप्स में हो रहा है तो हर स्टेप के पॉइंट पे, ठीक है. तो लिखो बट नॉट एट इंटरमीडिएट सिस्टम इफ इट इज टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप, ठीक है. इफ इट इज टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप, दोबारा बोल रहा हूँ, आइदर सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आइदर फर्स्ट ओनली एट initial and final state of the system but not at intermediate stages if the process is taking place in one step. If the process is taking place in one step. Second लिखो, system second है or the system may be in thermodynamic equilibrium or the system may be in thermodynamic equilibrium at some finite number of intermediate stages, ठीक है. Equilibrium state is in thermodynamic equilibrium state at some finite number of intermediate stages only, full stop. For example, n step irreversible expansion of a gas. expansion हो रहा है लेकिन एक स्टेप में नहीं, n steps में, मतलब more than one step में, ठीक है. नेक्स्ट लिखो, at intermediate stages of the irreversible process, at intermediate stages of the irreversible process, different state functions, जो state function है pressure, temperature, etc. are not defined. Different state functions such as pressure, temperature, etc. are not defined. मैंने बोला ना, दो stages जो states है उनमें defined होगा, उनके बीच में नहीं. Got it? Next लिखो, all real, अच्छा ये लिख लिया. Consider, इसमें ये समझो, यही वाला एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ. अगर तुम्हारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये मेरे को इधर बनाना चाहिए था बट मैंने उधर ही बना दिया. मान लो इस तरीके से कुछ है तुम्हारे पास, ठीक है. यहाँ पे क्या है, P गैस है और ये क्या है, P एटमॉस्फेयर है. इसका प्रेशर यहाँ लगा हुआ है. यहाँ पे तुमने क्या किया, दो स्टॉपर लगाए हुए हैं, ठीक है, स्टॉपर लगाए हुए हैं और ये P गैस है, ऊपर की तरफ लग रहा है. यहाँ पे P गैस जो है वो ग्रेटर देन है P एटमॉस्फेयर, ठीक. तो जैसे तुम स्टॉपर्स को हटाओगे ये खट से एक्सपैंड करेगी, ठीक. और ये जो एक्सपेंशन होगा ये इरिवर्सिबल होगा. इसमें कोई ध्यान नहीं रखा गया कि जो ड्राइविंग फोर्स है और जो अपोजिंग फोर्स है वो आसपास हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है. तो लिखो, कंसिडर द बिलो सिस्टम इफ़ द स्टॉपर इज प्लेस्ड ओवर द पिस्टन, if the stopper placed over the piston is removed, then the piston will move at almost infinite acceleration, at almost infinite acceleration, ठीक है. and keep moving to a position where the pressure of the gas becomes equal to, and will keep moving, and the piston will move with almost infinite acceleration and will keep moving to a position where the pressure of the gas becomes equal to external pressure, ठीक है. full stop. Since the process will get completed in finite time, and there was a finite difference between driving force and the opposing force, and there is a finite difference between
the driving force and the opposing force, so the process is irreversible. So the process is irreversible. ठीक है, full stop. During the process, the pressure of the gas cannot be defined. The pressure of the gas cannot be defined as it would be having different values at different locations. Different values at different locations. तो यहाँ पर तुम्हारा कंप्लीट होता है आज का पार्ट. ठीक है, कल हम वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी जो है उसको डिफाइन करेंगे. ठीक है, और इनफैक्ट एंथैल्पी हम बाद में डिफाइन कर सकते हैं, कल इंटरनल एनर्जी अपन डिफाइन करेंगे, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम कल देखेंगे. चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर.